वन बंधु परिषद द्वारा आयोजित भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भारतीय राजनीति पर कोरोना के आफ्टर इफेक्ट पर क्या कहता है विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी का ज्योतिष आंकलन। क्या भारत आने वाली आर्थिक चुनौतियों से निपट पाएगा? कब और कैसे आएगी भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर? 2020 से 2024 के बदलते राजनैतिक परिवेश में क्या होगी विपक्ष की मुख्य भूमिका? क्या भारत अपनी प्रभुता स्थापित कर पाएगा? यह सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस नेहा मित्तल, चेयरपर्सन ऑल इंडिया यूथ एकल वन बंधु परिषद, मिसेस सरिता मान सिंह का चेयरपर्सन एकल वन बंधु वेस्ट जोन एंड ट्रस्टी मेंबर सिंस लास्ट 31 years, मिस्टर प्रदीप गोयल, ऑल इंडिया चेयरपर्सन ऑफ एकल अभियान, मिस्टर बजरंग काबरा, प्रेसिडेंट एकल अभियान, एंड मिसेस नयनतारा जैन from INOX Group family and working president of एकल वन बंधु परिषद के प्रारंभ में मैं हमारे श्री लक्ष्मी नारायण जी गोयल से निवेदन करूंगा कि वे आज के इस कार्यक्रम में हमारा अपने उद्गार व्यक्त करें, स्वागत भाषण दे एवं श्री हमारे संत श्री अशोक बेत्रा जी का परिचय दे। मैं संक्षिप्त में लक्ष्मी नारायण जी साहब के बारे में बताना चाहूंगा। श्री लक्ष्मी नारायण जी गोयल भारत लोक शिक्षा परिषद एवं एकल ग्रामोद्यान के ट्रस्टी बोर्ड के चेयरमैन हैं। आप एकल अभियान ट्रस्ट एवं एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ इंडिया एवं एकल ग्लोबल फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। मैं श्री लक्ष्मी नारायण जी साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपना कार्य व्यक्त करें, स्वागत भाषण दे एवं संत अशोक बेत्रा जी का परिचय दे। श्री लक्ष्मी नारायण जी गोयल जी, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। परम आदरणीय श्री संत बेत्रा जी अशोक, जिनको मैं हृदय से चरण वंदना करता हूँ। आप 36 वर्षों से देश को ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से मार्गदर्शन करते आए हैं। आपने ज्योतिष के ऊपर करीब करीब 19,000 पृष्ठों का 1900 पृष्ठों का मैं माफी चाहता हूँ 19,000 पृष्ठों के द्वारा अपना ज्योतिष आपने इसमें लिखा है और करीब करीब 32,000 कुंडलियों का विश्लेषण आपने अभी तक कर चुके हैं। मेरा आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त तो नहीं हुआ, लेकिन सरिता जी ने आपके बारे में मेरे को जितना बताया उससे मुझे आपसे मिलने की अति जिज्ञासा उत्पन्न हुई और निकट भविष्य में हम आपके दर्शन जरूर करना चाहेंगे। आपने अपने इस ज्योतिषाचार्य में जो भविष्यवाणी आज तक की है वो भविष्यवाणी आपकी 100% सत्य साबित हुई है और इससे हमारी जो प्राचीन जानकारियां थी वो जो कि आमतौर पर लुप्त होती जा रही थी उसको बड़ा उजागर किया है अपने ज्योतिष के ज्ञान से। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप लोगों को भी आपसे मिलकर के बहुत खुशी होगी और मैं सभी आप लोगों का भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। आपने ज्वाइन किया
अब मैं एकल के बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एकल क्या है, वैसे तो आप लोगों को मालूम है, लेकिन श्री संत बेत्रा जी को एकल के बारे में सरिता जी ने कुछ बताया तो आपकी जिज्ञासा बढ़ी, और सरिता जी के थोड़े आग्रह करने पर आपने इस जूम के अंदर शामिल होने का स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जितने पार्टिसिपेंट है सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और एकल जो है, एकल आज पंचमुखी शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। आज करीब करीब 1 लाख से ऊपर गांवों के अंदर एकल स्कूल खोल चुका है। स्कूल के माध्यम से एकल प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है। उसके साथ साथ जो हमारा एकल ग्रामोत्थान है, एकल ग्रामोत्थान के अंदर एकल जो है वो पोषण वाटिका, ग्राम का कैसे उत्थान हो, पानी की व्यवस्था कैसे हो, कैसे फ्रूट प्लांट लगाए जा सकते हैं, कैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई और अलग अलग तरह की जो स्वावलंबी बनने की जो शिक्षाएं हैं, और कंप्यूटर एजुकेशन है। कंप्यूटर एजुकेशन आज करीब करीब 36 कंप्यूटर वैन इस समय उपलब्ध है ग्राम के अंदर, क्योंकि हमारे बच्चे जो 10+2 करने के बाद में उनको कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी कम होती है, तो इसलिए उनको कंप्यूटर का ज्ञान देना, ये सब कार्य एकल ग्रामोत्थान करता है। तो शिक्षा हो गई, और गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए ये काम होता है। अभी हमने एक प्रोडक्शन स्टार्ट की है पिछले 2 वर्षों से हल्दी की, और हल्दी के साथ साथ वो हल्दी ग्रामीण उगाते हैं और उसका प्रोसेस करके हम इसको मार्केट में सेल करने का प्रयास करते हैं, और जितना प्रॉफिट होता है वो सब वापस ग्रामीणों में जिन्होंने हल्दी बेची है उनको चला जाता है। माननीय खेमका जी बैठे हैं मेरे सामने, बाकी तो खेमका जी इस काम को पूर्णतया और अच्छी तरह से देख रहे हैं, कर रहे हैं। जितना मेरे को ज्ञान है थोड़ा सा वो मैं बता रहा हूँ आपको। और एकल संस्कार श्री हरि सत्संग समिति संस्था जो हमारी है, उससे बच्चों को प्राथमिक संस्कार दिए जाते हैं। उस संस्कार के साथ साथ उनको कैसे स्वच्छ रहना है ये सिखाया जाता है, और जो हमारी हिंदू संस्कृति है वो उनको पढ़ाई जाती है। उसके बाद में आ गया हमारा कि गांव के अंदर अनीमिया की कमी होती है, और कई क्योंकि उनको भोजन ठीक से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके पास उपलब्ध नहीं है। वो अलग अलग इलाके में जैसे राइस और नमक के साथ खाना खा लिया, इस तरीके की व्यवस्था होती है। आप लोग सब जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। तो उसमें अनीमिया की कमी हो जाती है। तो हमने गांव के अंदर ग्राम सेविकाएं बनाई। ग्राम सेविकाएं बनाने के बाद में उनको और हमारे डॉक्टर हैं स्वास्थ्य से, और जाकर के वो कैंप लगाते हैं। कैंप लगा के गांव के लोगों को देखते हैं। इस तरीके से फिर हमारे इस तरीके से हमारे आयाम चल रहे हैं। ये मोटा मोटी मैंने एकल के बारे में बताया, क्योंकि अभी आज हम संत बेत्रा जी, आदरणीय संत बेत्रा जी को सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाह रहा हूँ। संक्षिप्त में मैंने आपको बता दिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद गोयल जी, धन्यवाद। मुंद्रा जी अब मैं निवेदन करूंगा हमारे गुरु जी संत श्री बेत्रा अशोका जी, प्लीज अपने उद्गार व्यक्त करें। नमस्कार। एकल वन बंधु परिषद के सब सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। आपके सारे प्रश्नों का ज्योतिष विधा के अनुसार, सुदर्शन चक्र ज्योतिष के अनुसार जितने भी मेरे पास प्रश्न आए हैं, मैंने सबका आपको
उत्तर दूंगा। सबसे पहला जो है वो प्रश्न है आपका ग्रहण के बारे में। ग्रहण के बारे में सोशल मीडिया पे भ्रांति है। 5-6 जून और 5 जुलाई को जो चंद्र ग्रहण के बारे में बता रहे हैं वो एक्चुअली जो है उपछाया ग्रहण है, वो ग्रहण नहीं है। तो आप लोग भ्रमित ना हो। 3 ग्रहण जो बताए हैं उनमें सिर्फ 21 जून का जो ग्रहण है, 21 जून का जो ग्रहण है सूर्य ग्रहण, उसी का ग्रहण का महत्व है। बाकी ये जो है उपछाया ग्रहण है। उपछाया ग्रहण क्या होता है? धर्मशास्त्रों में उपग्रहण, इसको उपग्रहण बोलते हैं। धर्मशास्त्रों में उपग्रह, उपछाया में चंद्रबिंब पर मालिन्य मात्र छाया आने के कारण उन्हें ग्रहण की कोटि में नहीं रखा जाता। तो इसलिए 5-6 जून और 5 जुलाई के बारे में जो ग्रहण के बारे में बताया जा रहा है वो सिर्फ मीडिया टीआरपी लेने के लिए, और उसमें जो लोग उस चीजों के बारे में बता रहे हैं वो सब जो है शास्त्र उक्त नहीं है। सिर्फ 21 जून का जो ग्रहण है उसका महत्व है। और 21 जून का जो ग्रहण है सूर्य ग्रहण, ये आपका जो 25-26 दिसंबर का जो ग्रहण था उसके बिल्कुल विपरीत है। 25-26 ग्रहण का ग्रहण था वो जो है कोरोना को लेके आया है, और ये 21 जून का जो ग्रहण है ये कोरोना को समाप्त करेगा। मेरी प्रेडिक्शंस में आप देखेंगे यूट्यूब में मिल जाएगा कि ग्रहण से पहले जो मैंने प्रेडिक्शन की थी कि 18 मई से लेके 30 मई तक कोरोना का प्रकोप जो है बढ़ेगा। आप देख रहे हैं एग्जैक्टली 18 मई से कोरोना का ग्राफ भारत में बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसका आपको 31 मई के बाद 21 जून तक कोई ना कोई ऐसा समाधान मिलेगा जिससे ग्राफ नीचे आना शुरू होगा, और पूरे विश्व में 21 जून के बाद कोरोना का ग्राफ फ्लैट होना शुरू हो जाएगा, और जो अक्टूबर में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर की मैंने भविष्यवाणी की है कि कोरोना की वैक्सीन इजाद हो जाएगी। कोरोना की वैक्सीन जो है AIU इनिशियल की जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा इजाद होगी, जिसमें भारत की भूमिका मुख्य रहेगी। तो भारत में आपको जो व्यापार कोरोना से पहले जैसा चल रहा था अक्टूबर के बाद आस्ता आस्ता सामान्य होता नजर आएगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न थे कि कोरोना के दौरान ट्रैवलिंग, बाय एयर ट्रैवलिंग इत्यादि में जो डिस्टरबेंस है, हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो उसके बारे में आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें कि सितंबर अक्टूबर में वैक्सीन जो है आने के बाद भारत में व्यापार सुचारू रूप से चलेगा। बात कोरोना की चल रही है तो मैं कोरोना से रिलेटेड बताता हूं। एक प्रश्न ये भी था कि कोरोना का इफेक्ट भारत पर क्या रहेगा। देखिए इस टाइम जो है कोरोना के बारे में, कोरोना के ओरिजिन के बारे में सबको पता है कि ये इसका जो है चाइना में ओरिजिन है। ये ओरिजिनली जो है चाइना से ही इन्होंने बनाकर पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश की है। तो विश्व की महाशक्तियां, प्रगतिशील देश चाइना के इस कारण उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो गए हैं, और वर्ल्ड में भारत में 60% से ऊपर यूथ हमारे पास है, जिसका माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जिक्र करना शुरू कर दिया था कि दैट इज आवर पावर एंड दैट पावर विल वर्क।
आफ्टर कोरोना इफेक्ट, क्योंकि चाइना से जो प्रगतिशील देश है वो अपने व्यापार किसी ना किसी तरीके से हटाएंगे और वो सारा व्यापार जो है भारत में आने वाला है। इकोनॉमी के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था कि इसका इकोनॉमी में जो असर पड़ा है उसका रिजल्ट देखिए। इकोनॉमी के बारे में मैंने 4 अक्टूबर को जो भविष्यवाणी की थी कि 2024 में माननीय मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और वो जो विजय होगी ना भूतो ना भविष्यति, इसकी भविष्यवाणी मैंने 15 मई 2014 में की थी कि मोदी जी 3 टर्म्स तक भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। पहले 2 टर्म्स तो आपने पहला टर्म्स आपने देखा, दूसरा टर्म चल रहा है और तीसरा टर्म जो होगा वो ना भूतो ना भविष्यति। उसमें भारत विश्व गुरु के तौर पर स्थापित होगा। आप देखिएगा इस कोरोना ने भारत के हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को पूरे विश्व को फॉलो करने के लिए मजबूर कर दिया। जो लोग सैल्यूट करते थे, शेक हैंड करते थे, हग करते थे, वो लोग अब दूर से नमस्कार कर रहे हैं। और जो हमारी संस्कृति कहती है कि आप लोगों को मांसाहार नहीं करना चाहिए, तो कोरोना के पीछे जो स्टोरी आ रही है वो मांसाहार से रिलेटेड है। और अभी जो रिलेटेड आपकी साइंटिस्ट जो है हमारे देश की और विश्व के, वो भी ये बता रहे हैं कि मांसाहार जितना कम, और आप ये देखेंगे भारत में जितने लोग मांसाहारी नहीं हैं उन पे इफेक्ट नहीं होगा। विश्व के सब देशों में अगर आप कंपेयर करते हैं तो भारत में जो है शाकाहारी लोग ज्यादा हैं। दूसरा, टाइमली जो माननीय मोदी जी ने कोरोना के ऊपर एक्शन लिया, लॉकडाउन शुरू किया, उसके कारण जो है कोरोना भारत में अपने पांव नहीं फैला पाया। लेकिन आखिर कब तक लॉकडाउन 4 में उनको रिलीफ देना पड़ा। ये भविष्यवाणी में पहले ही कर चुका था कि 18 मई से लेके 31 मई तक कोरोना फैलेगा, लेकिन उसका समाधान दैविक शक्तियों के द्वारा, भारत के ऊपर जो दैविक शक्तियों का प्रभाव है, उसके कारण कोरोना जो है रिड्यूस होगा। ये मैंने आपको जो बताया इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर भविष्यवाणी कर दी थी। इसी भविष्यवाणी में कि 2020 और 21 में मोदी जी के प्रोएक्टिव डिसीजंस ऑन इकोनॉमिक क्राइसिस पर होने के कारण 2021 और 2022 में आपका इकोनॉमिक क्राइसिस विल बी ओवर। और मोदी जी की टीम, उनकी जो क्रैक टीम है, इस पे काम करेगी और 2021 तक आते आते जो कोरोना का इफेक्ट इकोनॉमी पे आया है वो रिड्यूस हो जाएगा। जितने भी मजदूर लोग ऑल ओवर द इंडिया अपनी अपनी स्टेट्स में वापस गए हैं, उनके ऊपर भी, उनके लिए भी आपका मनरेगा टाइप उनको कामकाज देके उनको वो, ताकि वो परेशान ना हो, जब तक उसके लिए सटीक सॉल्यूशन नहीं आता उनका प्रबंध होगा, जिसके कारण देश में अस्थिरता ना आए। दूसरा,
जो इनका मोदी जी का जो कार्यकाल है, इसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 2019-20 में उनकी गवर्नेंस जो है एक्सेलेंट के कारण उनका सम्मान होगा। और आप देख रहे हैं ये मोदी जी की एक्सेलेंट गवर्नेंस ही थी जिसके कारण कोरोना हिंदुस्तान में पैर नहीं फैला पाया और पूरे विश्व में आपका मोदी जी की जय जयकार। 20-21 में प्रोएक्टिव डिसीजन के बारे में मैंने बताया, 21-22 में इकोनॉमिक क्राइसिस विल बी ओवर। इसलिए आप लोगों को इस चीज का ख्याल रखना है। गवर्नमेंट जो है हर तरीके से सहायता करने के लिए तैयार है। आप लोगों के लिए लोन्स वगैरह जो भी है सबको उपलब्ध होंगे। और कोई भी बिजनेस क्लास या छोटे बिजनेस वाले या आपके जिन जिन हेड्स के अंदर मोदी जी ने आपका स्टार्टअप ऑफ इंडिया हो गया, मुद्रा योजना होगी, प्रधानमंत्री जी की किसान निधि योजना होगी, इसमें जो उन्होंने आपके लोन्स दिए हैं उसका ढंग से यूज करें और देश की प्रगति में आप जो है शामिल हो। ताकि क्योंकि ये जो चाइना का इफेक्ट है इसके कारण देश जो है 2022 में हमारी इकोनॉमी में सुधार आएगा 21-22 में। और उसके बाद इंडिया जो वर्ल्ड की टॉप 5 कंट्रीज में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो मैन पावर है वो विश्व में कहीं नहीं है। और चाइना जो है अपना सम्मान इस मामले में खो चुका है। फ्यूचर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में तो उसमें मैंने बताया कि मजदूरों पर राजनीति विपक्ष को बहुत महंगी पड़ेगी। मोदी जी जो है उनका जो क्राइसिस मैनेजमेंट है वो आपके गुजरात के लोग जानते हैं और अब पूरा भारत जानता है कि वो किस तरीके से वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदल लेते हैं। और ये मजदूरों पे जो राजनीति हो रही है इसके लिए जब सॉल्यूशन आएगा और मजदूर लोग भी जो हैं अभी जो लोग विस्थापित हुए हैं अलग अलग स्टेट से अपनी स्टेट्स में आए हैं तो उनकी परेशानियां भी क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत माननीय मोदी जी दूर करेंगे। विपक्ष का हर दांव उल्टा पड़ेगा। योगी सरकार और मोदी जी की जो क्रैक टीम है लेबर क्राइसिस को नियमबद्ध करके सटीक सॉल्यूशन देगी। और जब तक सॉल्यूशन नहीं आता भटकाव से बचाव के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए मनरेगा स्टाइल के आप इनको मजदूरों को कार्य मिलेंगे। जो जिन जिन स्टेट्स में मजदूरों के कारण इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब होंगी उन स्टेट्स में मजदूरों का दोबारा जाना वापस होगा। जैसे ही आप लोगों की वायरस की वैक्सीन आ जाती है तो ये लोग अपने अपने काम पर बिल्कुल वैसे ही आ जाएंगे। तो जहां तक ज्योतिष गणना का सवाल है वैक्सीन सितंबर अक्टूबर के आसपास आती है और सितंबर अक्टूबर से ही आपकी इकोनॉमी जो है वो पटरी पर आना शुरू हो जाएगी। और बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि इसका आफ्टर इफेक्ट जो है वो भारत के लिए बहुत उन्नति कारक है। आने वाले टाइम में विश्व में भारत अपने आप को जगत गुरु की तरह स्थापित करेगा। देखिए सनातन परंपरा को तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया है, लेकिन इकोनॉमिक आपका जो क्राइसिस है इसको ब्यूटीफुली मैनेज मोदी जी 21-22 में कर लेंगे। और उसके बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ है तब तक हौसला रखना है और आपको सफलता प्राप्त होगी।
देखिए, मोदी जी का जो मकसद है, गरीब से गरीब भारतीय तक पहुंचना चाहते हैं, उसको हेल्प करना चाहते हैं। और एकल वन बंधु परिषद का जो मकसद है वो भी बिल्कुल एकदम वही है। आप लोग गांवों में जाके जिस तरीके से आदिवासियों के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, उनको शब्दों में उनकी सराहना के लिए शब्द कम पड़ते हैं। मैंने आप लोगों का कार्यक्रम, आप लोगों की जिस तरीके से आप लोग लगे हुए हैं, वो मैंने YouTube पे देखा है और देख के दिल गदगद हो गया। आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत मुबारक है कि आप इस तरीके से तन मन धन से जुड़े हुए हैं। और एकल के थ्रू जिन लोगों को आपने एजुकेट किया, मैं देख रहा था 30 लाख लोग जो हैं एकल के थ्रू एजुकेट हुए हैं। इसमें जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाई हैं, बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, उनसे मैं एक प्रार्थना करूंगा कि वो जो आपके बच्चे हैं उनको अपने कामों पे जरूर लगाएं, उनको उत्साहित करें। दूसरा, मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मैंने जो सारी वीडियो देखी है आपकी एकल वन बंधु परिषद की, उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए, भारत में ये 2020 से लेके 2024 का जो समय है, ये ट्रांजिशन का टाइम है। इसमें बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या चेंजेस मिलेंगे। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास विश्व स्तर के नेता, विश्व स्तर के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, और वो किसी भी तरीके से देश को झुकने नहीं देंगे। जय जवान जय किसान उनका नारा है। देखिए, जवानों के लिए उन्होंने कितना किया। पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हर त्योहार जवानों के साथ जाके मनाया, और किसानों के लिए उन्होंने दिल से किया है। उर्वरकों के लिए जो उन्होंने जो यूरिया को जो कोटेड किया है, और जिस तरीके से किसानों के लिए स्कीम्स बननी है, और जो उनका ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले टाइम में किसानों की आमदनी दुगनी करवाएंगे, वो किसान तो किसी तरीके से भी परेशान नहीं होगा। ये हमारी जो है ज्योतिष भी कह रही है, और हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है इस चीज को महसूस करता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री है उनकी इंटेग्रिटी पे 0.01% भी जो डाउट करके क्वेश्चन उठाएगा, उसका राजनीतिक जीवन तबाह हो जाएगा। मेरा ये लिख लीजिएगा, ये मेरी प्रेडिक्शन है। 0.001% भी जो इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन उठाएगा, उसका राजनीतिक जीवन तबाह हो जाएगा। इसकी मैंने भविष्यवाणी जब की थी तो दिल्ली के केजरीवाल जी प्रधानमंत्री जी को ही टारगेट करते थे। मेरी उस भविष्यवाणी के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लिया, आप देख लीजिएगा। और ये जो है आने वाला समय जो है, आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि 2024 जो होगा, ना भूतो ना भविष्यति। 2024 ना भूतो ना भविष्यति। 14 में जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 279 प्लस का, जो मेरी ही भविष्यवाणी थी, उसके बाद 19 में 299 प्लस -5 सीट्स मैंने भविष्यवाणी की थी मोदी जी के लिए, दे गॉट 301। अब जो मेरी भविष्यवाणी 2024 के लिए है वो है एनडीए जो है 418 प्लस सीट लेगी, और इस देश का कल्याण 24 से 29 के बीच में माननीय मोदी जी देश को जो हाइट देंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। ना भूतो ना भविष्यति, इसीलिए बोला है। और रही बात ओपोजिशन की, उसके लिए मैंने भविष्यवाणी 2014 15 मई को आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कर दी थी कि आने वाले समय में
जितनी रीजनल पार्टीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। और आप देख रहे हैं कि 2019 के इलेक्शंस में रीजनल पार्टीज की अचीवमेंट क्या थी, और अब जो समय आ रहा है इसमें अभी तो कोरोना क्राइसिस है, एंड ही विल ब्यूटीफुली हैंडल इट बिकॉज ही इज द मास्टर ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। लेकिन 21-22 में ये जितना भी ब्लैक मनी बाहर गया हुआ है उस पर वर्क होगा। जितने भी विघटनकारी ताकतें हैं, इसके लिए मैंने मार्च में भविष्यवाणी की थी, जितनी भी विघटनकारी ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है या किसी भी तरीके की विघटनकारी ताकतें जो हमारे शत्रु देश में जाकर हाथ जोड़कर घुटनों में पड़कर उनसे विनती करते हैं कि हमें सत्ता में लाओ, जितनी भी विघटनकारी ताकतें हैं उनकी कमर 23-24 में तोड़ दी जाएगी, टूट जाएगी। वो तो अभी से टूटना शुरू हो गई है, वो कंप्लीटली टूट जाएगी और देश जो है प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। वैक्सीन के लिए मैं बता चुका हूं कि वैक्सीन का इन्वेंशन जो है AIU इनिशियल की कंट्री से होगा, जिसमें इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं या इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम होगा। आपने महाराष्ट्र के बारे में भी पूछा कि महाराष्ट्र का CM कब चेंज होगा, ये किनका प्रश्न था? महाराष्ट्र का CM के बारे में मेरा था सर, मेरा महाराष्ट्र गुजरात के लिए मेरा था, श्री गोपाल कावरा का। अच्छा आपका था। तो इसके ऊपर मैंने एक पूरा, आपको ये शायद नहीं पता होगा, महाराष्ट्र के CM ने जब सोचा भी नहीं था कि वो CM बन सकते हैं, तो मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि महाराष्ट्र के CM आपके जो हैं उद्धव ठाकरे जी होंगे। उसके बाद प्रक्रिया चालू हुई और जब अपने फडणवीस साहब ने CM का ओथ ले ली तो मेरे पास फोन आया, मैंने कहा 1 हफ्ता रुक जाइएगा, आप ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन साथ में मैंने ये भविष्यवाणी भी कर दी थी कि उनका कार्यकाल दिसंबर तक ही है, दिसंबर से पहले किसी भी टाइम उनकी सरकार गिर सकती है। उनके जो आपके जो सहयोगी हैं अगाड़ी पार्टी के, उनमें से उनको कुछ झटका दे सकते हैं। और मैंने उसमें सजेस्ट भी किया था क्योंकि 2024 में ऑलमोस्ट रीजनल जितनी भी पार्टी हैं उनका सुपड़ा साफ होगा, तो इसलिए जो आपके NDA के सहयोगी थे उनको वापस NDA में आ जाना चाहिए। और इससे बढ़िया मौका नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में जो भगवे को सबसे ऊपर सर्वोपरि मान के चलते थे, वहां पे जो है 3 साधुओं की हत्या हो चुकी है, 2 की आपने पलान घर वाले उस केस में हुई और 1 की अभी वो आ रही है। लेकिन इस पे भी मैंने भविष्यवाणी की है कि मोदी जी को इस चीज के ऊपर ये जो विपक्ष और विघटनकारी ताकतें हैं ये प्रोवोक करेंगे कि किसी तरीके से कोई वक्तव्य मोदी जी की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से ऐसा आए जिससे जो है आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक जो सद्भावना वो डिस्टर्ब हो। तो इस पे ध्यान कम देना है क्योंकि इस टाइम सबसे बड़ी प्रायोरिटी देश के पास है वो है कोरोना के अगेंस्ट वार। जो लोग कोरोना के अगेंस्ट जो ये चाहते हैं कि ये जो साइकिल है ये टूटे नहीं, जिसके लिए मोदी जी ने भरसक प्रयत्न किया है, उन लोगों को या उन स्टेट्स में जहां पे इतने केसेस ज्यादा आ रहे हैं, मैंने सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और उन स्टेट्स को जो है जहां इस टाइम सबसे टॉप के वो आ रहे हैं केसेस, उनको सरकार
को आर्मी के हवाले कर देना चाहिए। 3 महीने पहले, 2-3 महीने पहले की भविष्यवाणी है जिसमें मैंने वेस्ट बंगाल का जिक्र किया था। अभी वेस्ट बंगाल का जो आपका भविष्य है जून तक ही बहुत खतरनाक जाएगा, तो वहां पे भी इनको एक्शन लेने की जरूरत है। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो तो वो उंगली खड़ी करके अपना क्वेश्चन दे सकता है। स्वामी जी, अपना इसमें इंडिया से जो एक्सपोर्ट है, हाँ जी, वो एक्सपोर्ट का जो है ऐसे कहना है कि काफी बढ़ोतरी होनी चाहिए, ऐसा हम जो बिजनेस सर्कल में, इंडस्ट्री में उनका मानना है, क्योंकि लोगों का झुकाव जो है चाइना से हटके, जो खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप और अमेरिका जो तीन जो है व्हाइट स्क्रीन जो है, क्योंकि वो लोग साथ में जापान और कोरिया भी इनके साथ में जुड़ गया, क्योंकि जो अफेक्टेड हुए ये लोग अगेंस्ट चाइना जाएंगे। एक ये था विषय। दूसरा, कुछ एक भविष्यवाणी ऐसी भी है कि जिस तरह रशिया के टुकड़े हुए उस तरह इसके पहले चाइना के टुकड़े होने की संभावना है क्या? देखिए, इसके ऊपर मेरी जो भविष्यवाणी थी बहुत पहले आई थी, 2 साल पहले, कि चाइना के 21 टुकड़े होंगे, 21 पार्ट में चाइना डिवाइड होगा और चाइना की कमर टूट जाएगी। रीजन ये है, अगर आप खान पान और व्यवहार को देखें तो कलयुग के जो राक्षस हैं वो चाइना वाले हैं। आप उनको देखिएगा, उनका खान पान देखिएगा, उनका व्यवहार देखिएगा, वो किस तरीके से, सिर्फ उनका एक ही मकसद है, हर तरफ अपने पांव फैलाना। जैसे राक्षसों का वृत्ति थी, इंद्र के ऊपर भी कवर कर लिया, हर एक देवता को परेशान किया था, वो भी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सत्य की जीत होती है। और माननीय मोदी जी, मैंने भविष्यवाणी की हुई है कि 5 वर्ल्ड के टॉप लीडर्स जो हैं, टॉप कंट्रीज जो हैं, मोदी जी का इसमें भरपूर सहयोग देंगे। और जो आपने एक्सपोर्ट वाली बात की है, ये आपका अक्टूबर के बाद जापान जो है लाइन पे आना शुरू हो जाएगा, पटरी पे आना शुरू हो जाएगा, और 21-22 में यू पीपल विल बी ऑन द टॉप। जी का क्वेश्चन है कि पीओके कब इंडिया का पार्ट बनेगा? प्रदीप गोयल का क्वेश्चन है कि पीओके कब इंडिया का पार्ट बनेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका मैं जवाब तैयार था। देखिए, तो खातेगा है ना। कौन था जो देवेंद्र को छोड़ने आया था पहले, तो आपके पास भी होने गया था, कल पहुंचेंगे। इसका जवाब देखिए, मोदी जी का कार्यकाल है 2024 का, इसमें 22 और 2023 में ऑपोजिशन के पांव उखड़ जाएंगे। अधिकतर दागी नेता जो हैं देश छोड़कर भागने की कोशिश करेंगे और नाकाम होंगे। 2023-24 में बलूचिस्तान, पीओके, सिंध पर एक्शन होगा और पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। मैंने बोला था, मेरी ये भविष्यवाणी है कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े होंगे। 2 टुकड़ों में तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी 71 में पाकिस्तान को डिवाइड कर गई, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब तीसरा टुकड़ा जो है पीओके बहुत जल्दी कभी भी हो सकता है। चौथा सिंध इनसे अलग होगा और 5वां होगा बलूचिस्तान। तो पाकिस्तान के 5 टुकड़े होना तय है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा 22-23 में। एक और क्वेश्चन राकेश जी झुंझुनवाला का क्वेश्चन है कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कब जाएगी? देखिए, इस बार जो है ये जो इलेक्शन है ये सत्य और असत्य के बीच में होगा और फाइट बहुत तगड़ी होगी, नेक टू नेक होगी। अरुण जी अग्रवाल कुछ हाँ जी, हाँ जी।
अरुण जी आप जी। बोलिए। एक क्वेश्चन है जो मार्केट बोलिए में अरुण जी। अभी, नमस्कार स्वामी जी। आशीर्वाद। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मार्केट में अभी 4-5 दिन से कम्युनिटी में बहुत ज्यादा डाउन आया है एकदम, वो किस वजह से आया है? क्या और ज्यादा डाउन आएगा? क्या चीज? कम्युनिटी में जैसे राइस है, अपनी फूड ग्रेन्स में, फ्रोजन फूड्स में बहुत ज्यादा स्लम्प आया है एकदम, अभी 4-5 दिन में करीब 100 रुपए टन का डाउनफॉल आ गया एकदम 4-5 दिन के अंदर अंदर। जी, कम्युनिटी में राइस ले लीजिए, फ्रोजन फूड्स ले लीजिए, हम लोगों का एक्सपोर्ट का व्यापार है एक्चुअल में, जी। उसमें लोकल अपने इंडिया में बहुत ज्यादा स्लम्प आया है, वो क्यों आया है एकदम ये नहीं समझ में आई हमारे। देखिए, कोरोना के कारण कोई भी जो है कंट्री जो है इस टाइम जहां जहां कोरोना वहां से इंपोर्ट में बहुत झिझक रहे हैं। ऐसे ही स्थिति सामान्य होती है, सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी करीब 15 दिन पहले बहुत ज्यादा एकदम उठाव आया था मार्केट में, और एकदम अभी 5 दिन में बहुत ज्यादा डाउन आया है। वो फिर सामान्य हो जाएगा, आपका 31 मई तक वेट करिएगा। हाँ जी। सुष्मिता, एक क्वेश्चन है कि कितने महीने लगेंगे इंडिया की इकोनॉमी ठीक करने के लिए? उन्होंने कितने महीने? समझ के आया नहीं। देखिए, सीएस वाला आने के लिए मैंने बताया सितंबर अक्टूबर से पटरी पे तो आ जाएगा, लेकिन 21-22 पूरा लगेगा इकोनॉमी को फिट करने के लिए, लेकिन उसके बाद ग्रोथ होगी। इंडिया विल बी इन टॉप 5 कंट्रीज। स्वामी जी अपना देखिए कि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ लोग क्वेश्चन में बोल रहा हूँ शायद उनको नंबर नहीं लग रहा है। आधे लोग पूछना चाहते हैं कि इंडिया का रियल एस्टेट का क्या लगता है, क्योंकि रियल एस्टेट में सब लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटके हुए हैं। और रियल एस्टेट है कि अपना लगभग 6 करोड़ लोग इंडिया में काम करते हैं रियल एस्टेट में, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली से 8-10 काम करते हैं। तो सरकार बिल्डर को तो मदद नहीं करेगी, लेकिन कंज्यूमर को कुछ मदद करने के लिए सरकार का इस बजट में कुछ भी नहीं आया। हमने सबने डिमांड किया, हम रियल एस्टेट में नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी समस्या का विषय है। तो इसको कैसे ये हल किया जाएगा, क्योंकि इसमें अपना बेरोजगारी की जो समस्या है वो काफी अच्छी खासी तकलीफ वाला काम है। रियल एस्टेट और आपका स्टॉक मार्केट, इसमें इन्वेस्टर को बड़ा ध्यान रखना है। जब तक गोल्ड ऊपर जा रहा है, मेरा आवाज जाएगी ना, जब तक गोल्ड ऊपर जा रहा है इन्वेस्टमेंट नहीं करें। गोल्ड स्टेबल होता है, नीचे को आता है, तुरंत आपका रियल एस्टेट में और शेयर मार्केट में एकदम चाल आएगी। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। गोल्ड का प्राइस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका रियल एस्टेट और शेयर मार्केट के। तो बी केयरफुल, अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। रियल एस्टेट अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो और नीचे आ सकती है। गवर्नमेंट ने क्या करना है, दैट गवर्नमेंट विल डिसाइड दैट दे विल हेल्प आउट, क्योंकि किसी भी सेक्शन को, किसी भी सेक्टर को माननीय मोदी जी चोट नहीं लगने देंगे, गिरने नहीं देंगे। इस चीज की आप पूरा भरोसा रखिएगा, वो देश को नहीं झुकने देंगे। देश आप हैं, देश का मतलब भारत, और भारत के भारतवासी, किसी को भी झुकने नहीं दिया जाएगा। रमेश सरावगी जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। रमेश सरावगी जी, मुद्रा जी उनको मैं अनम्यूट करता हूँ रमेश जी को। हो गया। नमस्कार जी, मेरा प्रश्न है कि देश के पुनरुद्धार में राष्ट्रवादी शक्तियां और विशेष रूप से डिजिटल की क्या और कैसी भूमिका रहेगी? हाँ जी, राष्ट्रवादी शक्तियों की, हाँ, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है आपने इस बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। रीजन ये है, आप जिस मकसद में लगे हुए हैं उसका सीधा रिश्ता राष्ट्रवाद के साथ है। और राष्ट्रवाद है आपका भगवा। भगवा है सात्विकता, शुद्धि का प्रतीक, सकारात्मकता का प्रतीक। मैं तो कहता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग
एकल वन बंधु परिषद वालों से कि जितने बच्चे हैं उनकी ड्रेस में कहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं होना चाहिए। और आप लोग ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं आप लोग ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। छोटे छोटे वनवासियों को राष्ट्रवाद सिखाना, आपकी जो रीच है 1 लाख स्कूल जो आपने गांव गांव में वनवासियों के बीच में पहुंचाए हैं, वो अगर जड़ें हमारी मजबूत हो जाती है तो हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। और उसके लिए आप लोगों के प्रयास जो हैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में अद्वितीय हैं। हाँ जी, अब कृषांगी मित्तल कुछ बोलना चाहती है। कृषांगी मित्तल, सांगी, हाँ मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। कृषांगी मित्तल को ऑन कर दीजिए। मैं नेहा मित्तल, प्लीज, हाँ एकल प्लीज, युवा से। हाँ प्लीज। जी प्रणाम स्वामी जी। मैं एकल की सबसे छोटी सदस्य हूँ, एकल युवा, और हम भी इस कार्य में लगे हुए हैं अपने बड़ों के आशीर्वाद से। तो हम अभी एक एकल युवा मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन है, वर्चुअल, 30 मई को। तो जानना चाहते हैं कि हम कितने सक्सेसफुल होंगे इस कार्य में। माहौल, वातावरण, सरकार सब आपके साथ हैं। आपको ये प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए कितने सफल होंगे। यू विल डेफिनेटली 100% सक्सेसफुल इन योर ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू वेरी मच, प्रणाम। देखिए बेटे, नेचर जो है ना, जो ऊपर वाला, जब हम बिजनेस करते हैं तो हम सिस्टम सेट करके बिजनेस करते हैं। इसका सिस्टम बहुत बढ़िया होता है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए ऊपर वाले ने एक सिस्टम सेट किया है। खाने पीने के लिए उसने जमीन दी है, और जो आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं, उसको ब्रह्मांड में जब आप वैसा जवाब देता है। तो बी वेरी पॉजिटिव, यू विल बी 100% सक्सेसफुल, डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, प्रणाम। गुरुजी, एक क्वेश्चन आया चैट बॉक्स में, विल यूएस प्रेसिडेंट विन और लूज नेक्स्ट टर्म? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसके ऊपर आप 2-3 दिन में ग्रह नक्षत्र के ऊपर भविष्यवाणी मिल जाएगी 2-3 दिन के अंदर, और उसमें एनालिसिस है व्हाट विल हैपन, वेदर ही विल विन, एंड मैक्सिमम चांसेस आर पॉजिटिव। अब देखिए किसी और का बाकी रह गया है तो नरेश जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? नरेश जी, नरेश कुमार जी दिल्ली से। नमस्कार जी, नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। तो HP लिखा हुआ पूछना चाहता है, HP नाम लिखा हुआ, नाम मालूम नहीं। मेरा क्वेश्चन तो यही है कि संतों का आशीर्वाद सबके ऊपर चाहिए ताकि 34 कल्याण हो, एकल और एकल वालों का, और एकल जिससे जुड़ा हो सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही संत जी से प्रार्थना, यही प्रश्न। देखिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। वातावरण, आपकी मेहनत, सरकार, आपका जो ऑब्जेक्टिव है इतना ऊंचा है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन मार्क उठा ही नहीं सकता। यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल। प्रभु की पूरी कृपा रहेगी आप पे। और जहां तक मैं हूं, जहां राष्ट्रवाद की बात है, हृदय से 1000% I am praying for you, for your success, for your organization success. किसी एक का प्रश्न आया है कि जिहादियों से कब मतलब मिलेगी अपने को छूट, जिहादियों से? देखिए, जिहादियों से आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया है। ये किसका प्रश्न है? ये गांधी, अशोक गांधी जी का प्रश्न है। अशोक जी गांधी, हाथ उठाएं, कौन से हैं? हैं यहाँ पे? है अशोक जी, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। हाँ अशोक जी, पूछिए आपका प्रश्न। हाँ जी,
स्वामी जी नमस्कार। आशीर्वाद आशीर्वाद। ये हादसा ने परेशान करके रखा हुआ है पूरे भारतवर्ष को। हाँ जी हाँ जी। इनसे निजात कब मिलेगी? देखिए, ये जो कोरोना है इसने सिर्फ भारत की नहीं पूरे विश्व की आंखें खोल दी हैं। दिल्ली इलेक्शन में जो शाहीन बाग का जो इन्होंने ड्रामा किया उसने पूरे विश्व की आंखें खोल दी। उसके बाद आपका जो जमातियों ने किया उससे पूरा विश्व संचेत हो गया है कि जिहादी मानसिकता के लोगों से कैसे निपटना है। और इसके लिए मैं आपको बताऊं, भारत में आतंकवाद विहीन भारत अगला 2024 का जो आपका मुद्दा होगा, 2024 का जो मुद्दा होगा वो भारत का मुद्दा होगा आतंकवाद विहीन भारत। मैं आपको यहाँ आश्वस्त कर देता हूँ 2014 में मैंने भविष्यवाणी की थी कि 2019 का मुद्दा राष्ट्रवाद का होगा, लेकिन फरवरी तक जो मुद्दा चल रहा था वो चल रहा था विकास। लेकिन जैसे ही आपका पुलवामा हुआ तो 8 से 7, 9 से 90 तक के प्रत्येक भारतवासी ने सिर्फ एक ही बात बोली, राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मोदी जी ने अपार सफलता प्राप्त की। 2024 का मुद्दा मैंने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि मुद्दा होगा आतंकवाद विहीन भारत। और ये मुद्दा जो है ये पूरे विश्व के लिए बेंचमार्क होगा कि भारत ने आतंकवाद को किस तरीके से देश से निकाला, इरेज किया। ये पूरे विश्व के लिए आतंकवाद विहीन भारत का जो मुद्दा है 24 तक मोदी जी आतंकवादियों की, आपका राष्ट्र विरोधियों की, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों की कमर तोड़ देंगे। कोई भी चलने लायक नहीं होगा और ये पूरे विश्व के लिए बेंचमार्क होगा। एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या अधिनियम कानून, ये सब 24 से पहले इंप्लीमेंट हो गए। स्वामी जी, जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा तब तक कैसे कंट्रोल होगा इनके ऊपर? ये बिल्कुल मैंने बता दिया, एकदम ये इंप्लीमेंट हो गए। कोरोना से मुक्ति मिलते ही ये सारे काम होंगे। अब तो देखिए, एक बात आप देखिएगा, हमारा एफटीएस का चल रहा है। आपका जो आप दिल्ली से हैं, दिल्ली में शाहीन बाग है और अभी जो जमातियों ने हरकतें की हैं वो सब चिन्हित हो चुके हैं। अब ये बोल भी नहीं सकते कि जनसंख्या कानून क्यों ना लाया जाए। Coming India will be more digital or physical, Swami ji? डिजिटल एंड फिजिकल दोनों होगी, क्योंकि डिजिटल नहीं होगी तो फिजिकल कैसे होगी? First you must be digital, then you will have to be physical for getting the desired results. But the real Bharat world, what we call that India, our Sanatan Dharma, we used to be more physical. Repeat, please repeat. हाँ जी, दोबारा बताइए। हेलो, हाँ जी, ये किनका क्वेश्चन था? एक जन का क्वेश्चन है कि दिल्ली से केजरीवाल कब जाएंगे? देखिए, हमने तो बड़ी प्रार्थना की थी, मतलब किसी को कोई फायदा नहीं, कैसे कुछ नहीं। बड़ी हृदय से प्रार्थना की थी देश को, क्योंकि देश की राजधानी पे बीजेपी होनी चाहिए। मोबाइल से शेयर इसमें क्या किसी टाइम पता लग सकता है। आप हेलो, होगी है। बागड़ा जी कुछ पूछना चाहेंगे? बागड़ा जी, इसी चला गया लाइट। बागड़ा जी कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं रही
हेलो। हाँ जी, एक और उंगली उठाइएगा। अभी तो रख लो, कहीं भी रख लो, फिर बाकी ये कमरे में रख दो अभी तो। बागड़ा जी आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी, ठीक है। बागड़ा जी, बागड़ा जी को अनम्यूट तो कर दिया है, बट शायद आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही उनकी। ठीक है, तो फिर मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, संजीव पूछिए। अग्रवाल। पंडित जी, मैं भोपाल से संजीव अग्रवाल बोल रहा हूँ। नमस्कार। ये एजुकेशन में जैसे अभी बहुत सभी स्टूडेंट बहुत डर बैठा हुआ है कि क्या होगा, हमारा भविष्य तो खराब नहीं हो जाएगा, हमारा साल नहीं निकल जाए। हमारी सरकारें भी बहुत बोल रही है कि जनरल प्रमोशन देके पास कर दें, कि उनको लगता है कुछ स्टूडेंट चाहते हैं एग्जाम हो, तो बड़ा भविष्य अनिश्चित सा लग रहा है एजुकेशन में। तो आपका क्या मार्गदर्शन है कि क्या होगा एजुकेशन में? इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ जाएगा। आपका जो एग्जामिनेशन होते हैं 10th 12th वाले, वो तो आपके होंगे एज इट इज। बाकी जैसे गवर्नमेंट ने हाथ ऊंचे करो पड़े, पहले वाले बच्चों को प्रमोट करने के लिए बोला, तो उनको प्रमोशन मिलेगी। तो हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो नॉर्मल चलना शुरू हो जाएंगे? आपके इंस्टीट्यूशंस नॉर्मल स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना का जो बैड इफेक्ट है वो 21 जून के ग्रहण के बाद वो जो पीक है वो फ्लैट होना शुरू हो जाएगी। ठीक, धन्यवाद। बागड़ा जी, हाँ प्लीज आप बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है बागड़ा जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप ऐसे बिना माइक के बोलिए प्लीज। તમે હાથ કરો ઊંચો म्यूट કરીને, म्यूट કરીને हाथ ऊंचो करो। आप म्यूट पर रखिए बाकी सब लोग। बागड़ा जी की आवाज नहीं आ रही पुनः। खेरुका जी कुछ बोलना चाहते हैं। खेरुका जी, एक मिनट बागड़ा जी, पहले अपन समझ ले। बागड़ा जी अच्छा नहीं हो रहा पा रहा है बागड़ा जी से, तो मैं खेरुका जी कौन कर दीजिए। खेरुका, रेखा खेरुका जी। हाँ जी, बस मैं तो सिर्फ इतना ही पूछना चाह रहा था। हाँ कि पिताजी के हिसाब से अब मोदी जी के दिन वापस कब से सुधरने दिखने लगेंगे? ये जितना इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है ये कब तक? एक चीज का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी होता है भले के लिए होता है। अगर कोरोना नहीं आया होता तो हिंदुस्तान को ये पता नहीं लगना था कि उनके दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। दूसरा, हिंदुस्तान को ये नहीं, आगे जो मेरी जो भविष्यवाणी 21-22 के लिए है इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो अब स्टार्ट होगी, क्योंकि चाइना को डोमिनेट कर देगा ये कोरोना। तो मोदी जी के अच्छे दिन चल रहे हैं, बुरे दिन नहीं है। अगर वो कोरोना के इस आपात को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते, इसके विश्व के जो शीर्षस्थ नेता हैं उन लोगों ने मोदी जी का लोहा माना है कि इन्होंने टाइम से कोरोना को आपका बड़े ढंग से इन्होंने जो है उसको कंट्रोल किया है। तो मोदी जी के तो अच्छे दिन ही हैं, और अच्छे दिन की आप प्रार्थना करिएगा। डेफिनेटली 21-22 में भारत में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अभी आप अगर मेरी पुरानी भविष्यवाणी देखेंगे तो उसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी मोदी जी से कि अभी जो लोग हैं यहाँ से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, अब समय ऐसा आएगा कि बाहर जो जा रखे हैं वो भी वापस आएंगे और बाहर वाले आके यहाँ पर देश की उन्नति में सहयोग देंगे। मोदी जी का तो समय 29 तक टॉप टॉप है। सरिता जी अगर और बागड़ा जी, हाँ बागड़ा जी, अभी मेरे फोन के निवेदन कर रहा था कि आपको सुनकर लगा ही नहीं कि हम कोई एकल परिवार के बाहर के व्यक्ति से बात कर रहे हैं।
आपने 21-22 तक किया आर्थिक पुनरुत्थान और 24 में भूतों में भविष्य के बारे में जिस प्रकार को आश्वासन दिया, उससे आर्थिक राजनीतिक के बारे में तो एक कॉन्फिडेंस भी और स्वाभिमान भी जगता है। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के बाद में भारत के जनमानस में जो सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं, परंतु आध्यात्मिकता का बड़ा ह्रास हुआ है। तो ऐसी महामारी के बाद में आध्यात्मिक सांस्कृतिक रूप से भी किसी पुनरुत्थान की संभावना आप देखते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 24 के बाद का जो समय है, ना भूतो ना भविष्यति, भारत जो है विश्व में, भारत का डंका विश्व में बजेगा और भारत की संस्कृति को विश्व मानेगा। अभी कोरोना ने पूरे विश्व को मना दिया कि भारत की जो संस्कृति है सबसे उत्तम है। हम लोग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब आप देखिएगा विश्व की महान शक्तियां आपस में जो मिलती हैं तो प्रणाम कर रही हैं। इतनी जल्दी कोई मानता नहीं है इस चीज को। आप लोग जो है, हम लोग सुचम की बात करते हैं, संयम नियम की बात करते हैं। अब सारे के सारे जो है 10-10 बार हाथ धो रहे हैं कि नहीं धो रहे हैं? पहले हमारी दादी अम्मा या माता जी कहती थी, बेटा पहले हाथ पैर धो के आओ तब खाना मिलेगा। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के तहत हम लोग उस चीज को मानते नहीं थे, सीधा टेबल पे चले गए, प्लेट उठाई और खड़े होके खा रहे हैं। अब उसमें फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा? हर एक आदमी खाने से पहले 10 बार ऐसे ऐसे चारों तरफ से हाथ धो के फिर बैठता है। तो भारतीय संस्कृति देखिए, भारत की एक सबसे बड़ी खूबी है, हमारा जो सनातन धर्म है उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? हम किसी को नहीं बोलते आप मानिएगा इसको, हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते कि आप सनातन मानिएगा या आप गुरु गोविंद सिंह जी को मानिएगा या आप आर्य समाजी बनिएगा। जो जिस चीज को मान रहा है तो उसी में रहे, उसका अंतिम जो है प्राप्ति जो है प्रभु की है, ये मान के हम किसी को नहीं करते। बाकी कुछ धर्म ऐसे हैं जो तलवार की नोक पे बने हैं, वो तलवार की नोक से ही खत्म होंगे। तो हमारी संस्कृति आदि सनातन है। आदि सनातन का मतलब इसके बारे में कुछ पता नहीं है और ये रहेगी आदि अनादि काल तक, इसको कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये हमारे संस्कार हैं, कहीं लिखा हुआ नहीं है, जो ऊपर से बुजुर्गों से मिलती हैं। 300 साल तक मुगलों ने राज किया, तलवार के बल पर लोगों को कन्वर्ट किया, लेकिन सनातन अब भी चल रहा है। गुरुजी, मैं प्रवीण शंकर पंड्या बोल रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग कब तक चलेगी और जो ट्रैवल है वो कब नॉर्मल होगा? क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस विदेश के हैं जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं, उसमें ट्रैवल करना, फॉरेन और एक्सटेंसिव ट्रैवल करना बहुत जरूरी होता है। और अभी हम लोग देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के कारण यदि हम अपनी एग्जिस्टिंग फैक्ट्रियों में काम देंगे तो 50% से ज्यादा लोगों को नहीं बैठा सकेंगे। तो ये सिचुएशन नॉर्मलाइज कब तक होगी? या हम लोगों को फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी या एग्जिस्टिंग फैक्ट्रियों में काम हो जाएगा? ये मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भविष्यवाणी की है कि इनके बाद कोरोना का जो ग्राफ है ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्लैट होना शुरू होगा। अक्टूबर तक ये नॉर्मल हो जाएगा। एक इंडस्ट्री नहीं, आपका फूड इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री आपके बिजनेस के साथ में जुड़ी हुई है। अकेला एयर ट्रेवल नहीं है, पूरी इंडस्ट्री आपके साथ जुड़ी है। अगर होटल नहीं खुलेगा, कौन करेगा? ये सारी इंडस्ट्री, ट्रेवल एजेंसी जितनी है, ये सब जो है कि
उसके बाद आस्ता आस्ता एक्शन में आ जाएंगी। आपका एयरलाइंस तो दी है, लेकिन अभी हम अपने डर से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर रहता है, अगर थॉरोली आपको चेक करके अंदर जाते हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो बना के रखनी पड़ेगी अभी। ठीक है गुरुजी, अब लीजिए हमारी गुरुजी से, हाँ गुरुजी से आज्ञा लीजिए कि गुरुजी अब अगर आप आज्ञा दे एक प्रश्न पूछना था गुरुजी से, अगर आज्ञा हो तो। अच्छा पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ पूछिए। गुरुजी प्रणाम। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कोरोना काल में जैसे हमारा एकल का काम कम हो गया और बड़ा क्राइसिस चल रहा है, हमारा डंका कब बजेगा एकल का? कोरोना खत्म होने से पहले डंका बजना शुरू हो जाएगा। You people are very dedicated. सुनाई नहीं दिया गुरुजी, आवाज क्लियर नहीं आ रही। करते रहिएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। आपको एक चीज बता देता हूँ मैं, कोरोना इंडिया को इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं कर पाया? इतने मजदूरों ने इंडस्ट्री ट्रैवल किया, ऐसा किसी देश की और कंट्री में होता विश्व की? क्या हम 2 लाख कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, आप चिंता मत करिएगा। गुरुजी एक प्रश्न पूछें? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी नमस्कार। बना रहे अगर आपका आदेश हो, समय की मर्यादा को देखते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं एक प्रश्न तो वापस म्यूट में डाल रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। और घनश्याम जी, अब मैं निवेदन करता हूं, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। बोलिए जितेंद्र भाई, बोलिए। नहीं यार, मेरा ये कहना है 75 मिनट से अपन लोग सुन रहे हैं स्वामी जी को। पहले तो बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी को। और उनकी सबसे बढ़िया बात ये लगी, और मैं खुद पूरा एग्री हूँ, बिगिनिंग से एंड तक, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे कोरोना हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, हर एक में पॉजिटिव। वो बात से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि अगर लोग पूरे पॉजिटिव रहेंगे, और मुझे विश्वास है कि इकोनॉमिक जितनी लोग चाहते हैं इतनी खराब नहीं होगी, आ जाएगी। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अब मैं निवेदन करूंगा बापूजी आदरणीय रामेश्वर लाल जी कावरा से कि वे हमारा मार्गदर्शन करें एवं आभार व्यक्त करें। बापूजी आदरणीय श्री रामेश्वर लाल जी कावरा। घनश्याम जी, मेरी आवाज सुनाई देती है क्या? हाँ, आ रही है आपकी बापूजी, आवाज आ रही है। धन्यवाद घनश्याम जी, आपने मुझे जो मार्गदर्शन आभार प्रदर्शन हेतु निर्देशित किया है, अतः मैं मेरा मंतव्य और आभार प्रदर्शन करने के पूर्व जो शास्त्री जी ने बातें बताई हैं, मैं 1945-46 की बात करता हूं। बंगाल में हमारे पंडित जी राम लखन जी शास्त्री थे, उनकी सभी भविष्यवाणियां सत्य होती थी। दूसरा, जो गोपाल का दोस्त थे हिमाचल में, उनकी वाणी भी देखा है। स्वामी जी ने जितनी भी भविष्यवाणी और अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ की है, अगर ये सब की सब सत्य हो जाएगी,
तो मैं समझता हूं कि मोदी जी पीछे रह जाएंगे, स्वामी जी आगे बढ़ जाएंगे। सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी, सुनाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं का। अच्छा, हर्ष का विषय है एकल वन बंधु परिषद पश्चिम क्षेत्र एवं बंबई चैप्टर ने वर्तमान परिवेश में आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य को अर्थात आउटलुक को भारत के संदर्भ में भारतीय नास्त्री तमस आदरणीय संत श्री बेतराज अशोका जी का हम सभी एकल कार्यकर्ताओं का व्याख्यान सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस निमित्त संबंधित कार्यकर्ताओं तथा विशेषकर बिटिया सरिता मानसिंगा का हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारे एकल के समस्त कार्यकर्ता अपने राष्ट्र उत्थान निमित्त एकल के कार्यों को ईश्वरीय कार्य समझकर इसे पूर्ण मनोगत से कर रहे हैं। अतः इन सभी कार्यकर्ताओं को भी साधुवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। कहते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है कि हमारे एकल के प्रणेता माननीय श्याम जी गुप्त ने हम कार्यकर्ताओं को वर्तमान के कोरोना प्रकोप में किस प्रकार कार्य करना चाहिए इसकी सुंदर रूप से रेखा बनाकर प्रेषित की है। इससे सभी कार्यकर्ता प्रेरित होकर सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार देश भर में कार्य कर रहे हैं। बंधुओं, ये श्रीमान कोरोना महाराज हमारे लिए वरदान है, चुनौती है, परीक्षा है, अवसर है। इस वरदान को हम स्वीकार करते हैं। चुनौती की कसौटी पर हम खरे उतरेंगे। परीक्षा में मेरिट के आधार पर उत्तीर्ण होंगे। अवसर का वर्तमान तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, वह भविष्य में भी करते रहेंगे। कार्यकर्ता बंधु, वर्तमान परिस्थिति में चाहे वे आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, संगठनात्मक हो, सांस्कृतिक हो, इसे निभाने की हम एकल कार्यकर्ताओं की सर्वाधिक जिम्मेदारी है। इन कार्यों के निमित्त हमें नए नए कार्यकर्ताओं को भी जोड़ना होगा तथा हम जो कार्य कर रहे हैं उन्हें विधिवत रूप से बताना भी होगा। वर्तमान में हम 3 लाख से अधिक गांवों में कोरोना महामारी के प्रकोप से बचा रहे हैं। ये साधारण कार्य नहीं है, इस चुनौतीपूर्ण कार्य को हमारे समस्त सेवावृत्ति कार्यकर्ता एवं ग्रामवासी मिलकर कर रहे हैं। अतः मैं उन्हें उन सभी को नमन करता हूँ। तो जब गांव बचेंगे तभी हमारा देश बचेगा। जब गांव समृद्ध होगा तभी हमारा देश समृद्ध होगा। देश के संबंध में कविता की 2 पंक्तियां कह रहा हूं। देश हमें देता है सब कुछ, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, औरों का हित हो जिसमें, हम भी तो कुछ करना सीखे। अब मैं उद्योगपतियों, व्यापारियों एवं प्रोफेशनल बंधु भगिनियों से अनुग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं
कि हमारे यहाँ जो कार्य कर रहे हैं उनमें से किसी को भी कर्मियों को सेवा से निवृत्त न करें, इसका जिन्होंने पालन किया है वे सभी अभिनंदन के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, और ऐसे ही बंधुओं से हमारा देश उन्नत करेगा। हाँ, वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वेतन में कुछ कटौती कर सकते हैं, वेतन में कुछ कटौती कर सकते हैं। जिनका वेतन सामान्य है उनका वेतन यथावत रखे, उनका वेतन यथावत रहे। अन्यों के वेतन में क्रमशः 10, 20, 25, 30% तक की कटौती की जा सकती है। कंपनियों के डायरेक्टर प्रोमोटर्स को अपने पारिश्रमिक अर्थात रिम्यूनरेशन में 50% की कटौती स्वयं होकर करनी चाहिए। जहाँ आवश्यक प्रतीत हो वहाँ रिम्यूनरेशन नहीं भी लेना चाहिए, क्योंकि हम हमारे कंपनियों को अच्छी तरह से बचाकर रखना है। एक विशेष आग्रह है कि हमारी संपत्तियों को हम अपनी ना समझे, हमारी संपत्तियों को हम अपनी न समझे। हम तो केवल इसके ट्रस्टी हैं, ये संपत्ति राष्ट्र धरोहर की है, ये संपत्ति राष्ट्र धरोहर की है। ईश्वर ने हमें अच्छे उद्योगपति के नाते फिक्स रूप के धरोहर के रूप में रखा है, एक छोटी सी उपयोग बात करता हूँ। सभी बंधु भगिनी अपनी अपनी नेट इनकम का 6.5% समाज व राष्ट्र के लिए प्रतिवर्ष अर्पित करते रहेंगे। मित्रों, आज का दिन हम एकल कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का रहा है कि हमें संत शिरोमणि श्री पित्रा अशोका जी का वर्तमान परिवेश में आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य विषय पर सुनने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। स्वामी जी ने जिस आत्मविश्वास के साथ मधुर वाणी एवं सुंदर तरीके से सरल भाषा में मार्गदर्शित किया है, इस हेतु समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से और मैं मेरी ओर से स्वामी जी को नमन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। लब्ध प्रतिष्ठित उद्योगपति व हमारे एकल के स्तंभ आदरणीय श्री लक्ष्मी जी गोयल का, जिन्होंने समारोह की गरिमापूर्ण अध्यक्षता की। इसी प्रकार एकल के श्रोता के रूप में समस्त कार्यकर्ताओं का तथा आयोजक बंधु भगिनियों का हृदयपूर्वक आभार करता हूँ। इसी शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ और भारत माता को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। घनश्याम जी, समाप्त हुआ मेरा। ठीक है सर, बस इसी के साथ तो सरिता जी अब हमारा आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। सभी ने हाँ पूरा अच्छे सुनाई दिया बापू जी, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे सुनाई दिया पूरा। स्वामी जी को प्रणाम, हम लोग सब प्रणाम कर रहे हैं स्वामी जी को। उन्होंने बहुत अच्छा समय दिया हमें और थोड़ा सा ज्ञान भी दिया अपने देश के बारे में। आगे भी उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा शायद। बम्बई एक बार सब बोलिएगा, भारत माता की जय।
भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय भारत। जय भारत। जय भारत। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। शांति पाठ के साथ समापन हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय।